तो बच्चों फिर आज हम नियोजन प्रक्रिया क्या है इसकी शुरुआत करते हैं। नियोजन प्रक्रिया यानी कि प्लानिंग प्रोसेस। देखिए, प्रक्रिया का तात्पर्य पहले जान लीजिए। प्लान तो आप समझ चुके हैं कि कब कहाँ क्या करना है, लेकिन प्रक्रिया का मतलब जानिए। प्रक्रिया का मतलब होता है जहाँ पे कई सारे टास्क जो होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे, हम उसको एक प्रक्रिया बोलते हैं। मतलब कई सारे कार्य आपको करने हैं और उनका एक क्रम होगा, उसी क्रम में आप उसे पूरा करके उस कार्य को कर सकेंगे कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो एक सीक्वेंस में कुछ निश्चित कार्यों को करना प्रक्रिया कहलाती है। तो नियोजन तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब नियोजन है। तो नियोजन दरअसल एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे काम होते हैं। ठीक। दूसरी बात, एक बार आपको कुछ तर्क संगत कदम उठाने पड़ते हैं। तर्क संगत का मतलब है लॉजिकल स्टेप्स लेने होंगे। कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है, ये आप तब तय कर पाते हैं जब आपने अपनी संस्था के लक्ष्य पहले ही तय कर लिए हों। अगर लक्ष्य तय नहीं है तो कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये होगा ही नहीं। लक्ष्य का संबंध जिस प्रश्न से है वह प्रश्न होता है क्या। क्या करना है, क्या करना है, ये यही तो तय करेगा ना कि हमारे लक्ष्य क्या है ना। तो जब हमारा लक्ष्य तय हो जाएगा तो हम क्या तय कर लेंगे, मतलब व्हाट टू बी डन वो तय हो जाएगा। उसके बाद में फिर सवाल आएंगे कि कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो आप जो भी लक्ष्य आपके होते हैं उनके लिए आप दीर्घकालीन योजनाएं बनाते हैं। कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें एक निश्चित सीक्वेंस में आपको फॉलो करना होता है, उसे आप करेंगे। तो पहला स्टेप जान लीजिए। सबसे पहले तो आप डिटरमाइन करेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। शुभांगी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा ऑफ नहीं रखना है किसी भी बच्चे को। उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि आप ये जाने कि आप किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए ये काम करने वाले हैं। जुड़े हुए हैं का मतलब कि कई सारे लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं और मिलजुल करके काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। लक्ष्य के निर्धारण के साथ ही साथ आप देखते हैं कि वो संस्था शुरू हो जाती है। प्लानिंग भी यहीं से शुरू होती है। ठीक है। उद्देश्य जो भी होते हैं, प्रबंधक, कर्मचारी पूरी तरह से स्पष्ट दृष्टि के साथ उन्हीं उद्देश्यों को पाने के लिए लग पाते हैं। अगर उद्देश्य तय नहीं है तब तो आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई जान ही नहीं सकता। ठीक है। स्पष्ट लक्ष्य जो होना चाहिए वो पूरा स्पष्ट शब्दों के साथ परिभाषित किया जाना चाहिए। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हर किसी को क्लियरली पता हो कि कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है। नियोजन के अंतर्गत उन विकल्पों का आकलन भी किया जाता है जिनसे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ठीक है। कौन कौन से विकल्प होंगे ये भी आप देखेंगे कि जिनसे जो उद्देश्य आपने तय किए हैं वो आप पा सकेंगे। जैसे आपका उद्देश्य है कि आप व्यावसायिक अध्ययन में जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आप सीख सकें। तो इसे सीखने के आपके पास क्या क्या विकल्प हैं। एक विकल्प है कि आप घर पे पढ़ाई करें, किताब खोलें और पढ़ना शुरू करें। दूसरा विकल्प है कि आप कहीं किसी से पूछें घर पे, या कोई आपका परिचित है उससे पूछें। चौथा विकल्प है कि स्कूल में जो क्लासेस चलती हैं आप उन्हें ज्वाइन करें। जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो इसमें एक विकल्प है कि आप अपना कैमरा ऑन रखेंगे कि आप रखेंगे, पूछेंगे, या खाली सत्यनारायण की कथा की तरह सुनेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ये सारे विकल्प हैं। इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेटर होगा, सक्रियता विकल्प अच्छा है या निष्क्रियता अच्छा है, ये आप तय करेंगे और कोई दूसरा तय कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप गलती से गलत विकल्प चुनते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि जो प्लानिंग करता है वह व्यक्ति समझदार हो, बुद्धिमान हो, और जितने भी अवेलेबल विकल्प होते हैं उनमें से वह जो मोस्ट सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट जो अल्टरनेटिव है उसे वो चुन सके। ठीक है। मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब कभी भी कोई एक क्वेश्चन करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको अनेकों विकल्प मिलेंगे। कैसे में आप बहुत सारे तरीके मिलेंगे, कब में बहुत सारे समय मिलेंगे, कैसे करना है बहुत सारी टेक्निक्स मिलेंगी।
तो ये सारी चीजें कहाँ है, बहुत सारे स्थान के ऑप्शन मिलेंगे, आपको बेस्ट का चुनाव करना होगा। तो उद्देश्य ही है जो आगे के आपके काम को आसान करते हैं। क्या ये बात क्लियर है? उद्देश्यों का निर्धारण ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस, यानी कि जो आपने उद्देश्य अपने तय किए हैं उन उद्देश्यों को आप कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होता है कि प्रीमाइस डेवलप करना होता है। वैसे तो प्रीमाइस का मतलब होता है जैसे स्कूल प्रीमाइस, यानी कि स्कूल परिसर, विद्यालय परिसर, लेकिन यहाँ पर परिसर का मतलब कोई जगह से नहीं है। यहाँ परिसर का मतलब होता है कि जो आपका प्लान है, जो आपके दिमाग में है अभी, आप उसका लेआउट तैयार करें, यानी कि उसको किसी कागज पे उसका खाका खींच लें। इसे बोलते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ठीक है। नियोजन के आधार भविष्य के अनुमान होते हैं। परिसर वे आधार हैं जिन पर योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी कि आप प्रीमाइस पे वो योजनाएं बनाते हैं, यानी कि आप ये देखते हैं कि ओवरऑल आप जो करने वाले हैं वो आप कैसे कर सकेंगे। ठीक है। भविष्य अनिश्चित होता है। प्रबंधक भविष्य में आने वाली कुछ भी संकटकालीन परिस्थितियां होती हैं उनको पहले से अनुमान लगा लेते हैं और अपनी कुछ अवधारणाएं विकसित करते हैं। ये अवधारणाएं या ये जो उनकी सोच होती है, इसी को आप परिसर कह सकते हैं। परिसर मतलब आधार मान लीजिए। ठीक है। और उसी सोच को आप कागज पे जिस रूप में विकसित करते हैं उसे जो है सेकेंड स्टेप कहा जाएगा। ठीक है। इसमें इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे भविष्य में कंपनी की नीतियां क्या होंगी, वह वस्तु की जो भी वस्तु कंपनी बना रही है उसकी मांग क्या होगी, पूंजी बाजार कैसा रहेगा, कीमतों की क्या प्रगति होगी, आदि के बारे में जानकारी लेना, पूर्वानुमान करना, आधारों का निर्माण करना। इन पूर्वानुमानों के आधार पर ही नियोजन में सारे निर्णय आप लेते हैं। ये सारी चीजें आप जहाँ लिख लेंगे कि नीतियां क्या रहेंगी, वो नीतियों पर लिखेंगे, उसकी मांग क्या हो सकती है, सब महत्वपूर्ण बातें आप जहाँ लिखते हैं उसी को आप बोलते हैं प्रीमाइस डेवलप करना। यानी कि पूरा का पूरा आपकी अवधारणा आप कहीं पे लिख लेते हैं, प्रकाशित रूप में जब वो आ जाती है तो वो सेकंड स्टेप होता है। पहले और दूसरे स्टेप में जो भी बोला उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? शुभांगी और श्रुति मिश्रा, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो आप लेफ्ट हो जाइए। लाइव क्लास में जुड़ने की शर्त है कि आप अपना कैमरा ऑन रखिए, इस स्थिति में आइए तभी आप जुड़िए। अगर आप नहीं ऐसा कर सकते हैं तो आप लाइव क्लास से मत जुड़िए प्लीज, क्योंकि यहाँ पे हम सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, इसमें पता चले कि आप उस साइड में बैठ के क्या कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं या खाली यूं ही जुड़े हुए। शुभांगी त्रिवेदी और श्रुति मिश्रा, आर यू एबल टू लिसन मी? देखिए, किसी एक बच्चे की वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुभांगी त्रिवेदी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके। देखिए, लाइव क्लास का मतलब होता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पर आप कुछ भी ऐसे सुनने नहीं आते हैं। ये इससे अच्छा ये है कि आगे से मैं सारी क्लासेस सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस में डालूंगा, वो भी आप में से तमाम लोग नहीं देख पाते हैं। ये दुखद है, क्योंकि कल का जो वीडियो था मैंने देखा, उसमें जितने बच्चों की संख्या है उससे आधा भी बच्चों ने उसे नहीं देखा। तो देखिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। मैंने बहुत पहले कई बार एक कहानी सुनाई है कि एक अंधा व्यक्ति, एक भक्त था भगवान भोलेनाथ का, तो वो बड़ा दरिद्र था। माँ पार्वती भगवान से कहती हैं कि आप इसे कुछ देते क्यों नहीं, आप तो बड़ा अच्छा भक्त है आपका। तो वो कहते हैं कि मैं इसे देने की कोशिश बहुत बार कर चुका हूँ लेकिन ये कुछ लेता नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है ऐसा कि ये कुछ ले सके। तो माँ कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ लेता नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम ट्राई कर लो, मैं कर चुका। तो माँ पार्वती जाती हैं, जिस रास्ते से वो गुजर रहा होता है, तो सोचती है कि इसके लिए मैं
सोने चांदी की असरफियां, हीरे जवाहरात पड़ी है, कोई पोटली रख दूं इसे मिल जाएगा, अमीर हो जाएगा, कम से कम जीवन की बुनियादी सुविधाएं पा सकेगा। तो उसके सामने वो पोटली रख देती जिस रास्ते से वो आ रहा होता है। लेकिन होता यह है कि अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि जिस पुल से वो गुजर रहा था, इस पुल से तो मैं अक्सर आंखें खोल के गुजरता हूँ, अगर कोई ब्लाइंड हो, अंधा हो तो कैसे गुजरेगा, तो आंखें बंद कर लेता है। और जब जा रहा होता है तो जिस रास्ते से जा रहा होता है वो पुतली उसके रास्ते से थोड़ा किनारे होती है, तो माँ आती है, मेहनत करती है थोड़ा, तो पुतली उसके रास्ते में रखती है और थोड़ा किनारे हट के खड़ी हो जाती है। वो आदमी के पैर में जब पुतली टकराती है, जो कि सोने चांदी की असरफियां थी, तो उसको चोट लगती है और वो बहुत गुस्से में उस पर बहुत जोर से लात मारता है। वो नदी में जाके गिरती है पुतली और कहता है कि न जाने कितने मूर्ख लोग हैं, राह में पत्थर और जाने क्या क्या छोड़ देता है। तो माँ ने कहा कि मामला तो कठिन है, पहली बार में गाली सुनने को मिल गई, लेकिन चलो अभी हार नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि अब हम कुछ ऐसा ही करेंगे कि अब तो इसे लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोने चांदी की असरफियों की बरसात शुरू कर दी। तो जैसे ही बरसात होने लगी तो चोट लगेगी, जाहिर सी बात है, सिर पे गिरेगी ना सोने चांदी की असरफियां, तो चोट भी लगेगी। तो बंदे के पास एक छाता था, उसने छाता खोला और छाता लगा लिया सिर पे। कहा आंख नहीं खोलूंगा, चाहे जितनी भी परीक्षा ले लो, भगवान तुम हमेशा से मेरा बुरा ही करते रहे हो, मेरे लिए तुमने आज तक कुछ भी ढंग का नहीं किया, मुझे गरीब बना के रखा है, इतनी भजन पूजा तुम्हारा मैं करता हूँ। आंख नहीं खोली बंदे ने, माँ भी समझ गई कि इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो देवता भी हार जाते हैं कभी कभी आपको, यानी उन लोगों को देने में जो लेना नहीं चाहते। तो हम लोग तो बड़े साधारण इंसान हैं, अपनी बहुत सारी कमियों के साथ आपके पास आते हैं कुछ सिखाने के उद्देश्य से। आपको बताया जा सकता है, एक ही बात कितनी बार बताई जाए कि आपको कैमरा ऑन करना है, परमानेंटली ऑन ही रखना है। आपको अपना माइक भी ऑन रखना है अगर बैकग्राउंड में शोर नहीं आ रहा है। अगर आप लाइव क्लास में इन दो एटिकेट्स को नहीं समझते हैं, इन रूल्स को नहीं समझते हैं, तो अल्टीमेटली आपको इन क्लासेस का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हर जगह अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे खोल दीजिए तो आप पाएंगे कि हिंदी अंग्रेजी में हर टॉपिक को पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इन लाइव क्लास में आपको क्या फायदा होगा अगर आप आकर के चुपचाप बैठ गए बुद्धू की तरह? कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज इसे समझिए। अगर आप आज भी नहीं करते हैं, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी नहीं करते हैं, तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकता, मेरी क्या औकात है। चलिए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मुझे लगता है कि चीजों को आगे कंटिन्यू कर लेना चाहिए। अभी तक हमने पढ़ा उद्देश्यों का निर्धारण और परिसर विकसित करना, यानी कि जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उनके अनुरूप आप कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम करते हैं। जैसे भविष्य में क्या पॉलिसीज होंगी, वस्तुओं की आपकी मांग क्या क्या हो सकती है, कम या ज्यादा कैसी होगी, पूंजी बाजार कैसा रहेगा, यानी कि पूंजी बाजार में बूम आने वाली है या उसमें डिक्लाइन आने वाली है, मतलब उसमें तेजी मंदी क्या रहेगा, कीमतों की प्रगति क्या रहेगी, क्या आगे महंगाई बढ़ने वाली है या कीमतें घटने वाली हैं। ये सारी जानकारी आप पहले से कर लें, उनके आधार पर तमाम चीजों के पूर्वानुमान लगा लें और आप अपने प्लानिंग का बेस तैयार कर लें। यहाँ पे तो पहले लक्ष्य तय कर लिया, फिर कुछ रिसर्च वर्क कर लिया और उन्हें लिखते चले गए। उसके बाद में आप क्या करते हैं, विभिन्न विकल्पों की खोज करते हैं। जो भी काम आपको करना होता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में आपको क्या करना होगा, किसी भी कार्य को करने के लिए एक से ज्यादा विकल्प होंगे ही होंगे। आपको सारे विकल्पों की एक तो सूची तैयार करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि उनमें से सारे विकल्पों का अध्ययन करना होगा, मूल्यांकन करना होगा कि कौन सा विकल्प किस तरह से आपके लिए अच्छा है, दूसरा विकल्प किस दृष्टि से उससे बेहतर है, तो हर विकल्प में कुछ कमियां होंगी, क्या क्या कमियां हैं ये सब आप देखेंगे। ओवरऑल अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जो विकल्प जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ओवरऑल आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि विकल्पों की खोज करेंगे, चौथे पॉइंट में विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, फिर आप सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करेंगे। ये पांचवा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जो आपने बेस्ट विकल्प चुन लिया है, अब आपको उस विकल्प को लागू करना है अपने। तो पॉइंट नंबर 6 में जो भी आपने विकल्प चुना है उसको आप जो है लागू करें। लागू करने के लिए आपको सारी जो योजनाएं हैं
और जो उनकी सहायक योजनाएं हैं उनका एक लेआउट तैयार करना होगा, यानी कि एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब करना है। सारे प्रबंधक और कर्मचारियों को आप उन्हीं रूपरेखाओं के आधार पर बता पाते हैं कि क्या कार्यविधि रहेगी, कैसे काम किया जाएगा। ठीक है, कर्मचारी योजनाओं के विशिष्टीकरण के अनुसार कार्य कर पाए, इसके लिए ये योजनाएं, ये रूपरेखा बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है कि यदि कोई कंपनी अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहे तो उसके लिए योग्य कर्मचारियों का चुनाव करना होगा, नई नई तकनीकियों को अपनाना पड़ेगा और उत्पादन विभाग की कार्यदक्षता यानी कि वर्क परफॉर्मेंस को भी, वर्किंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाना रहेगा। ये सारे काम आप जब कर रहे होंगे तो दरअसल जो योजना आपने बनाई है आप उन्हें लागू कर रहे होंगे। ये सारे काम जब आप करेंगे उसी को तो एप्लीकेशन आप द प्लान बोलेंगे ना। तो छठे में आपने जो भी सर्वोत्तम विकल्प 5वें पॉइंट में चुन लिया था, छठे में उन विकल्पों को आप लागू करते हैं। और 7वां यानी कि अंतिम स्टेप होता है, वैसे तो नियोजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, ये लगातार चलती रहती है, तो इसमें आप फॉलो अप करते हैं, अर्थात जो आपने सोचा था कि ये प्लान होंगे और इन्हें हम लागू करेंगे, छठे पॉइंट में जो आप लागू कर रहे हैं उसको चेक करते हैं कि हमने जैसे जैसे सोचा था क्या चीजें वैसे वैसे हो पा रही, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को हमने जो प्लान किया था क्या हम उन्हें पा रहे हैं, पूरा हिस्सा पूरा हो जाए, पूरा उद्देश्य पूरा हो जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप कुछ स्टेप पूरा करने के बाद कुछ अनुमान तो लगा ही लेते हैं। जैसे मान लिया हमें जो चाहिए था उसके 10% 20% कुछ परिणाम मिल रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये जो चीज कहलाएगी ये फॉलो अप कहलाएगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि योजना जो आप लागू कर रहे हैं वो सही से लागू हो पा रही है या नहीं। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है, जब आप एक जो आपने प्लान बनाया था उसे आप लागू कर चुके होंगे, फॉलो अप कर चुके होंगे, तब तक आप फिर से कुछ दूसरे उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे होंगे, कुछ नए रिसर्च कर रहे होंगे, नए विकल्प खोज रहे होंगे, उनका मूल्यांकन कर रहे होंगे, बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव कर रहे होंगे और फिर से उन्हें लागू कर रहे होंगे। लागू करने के बाद आप उनका मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। ये एक प्रक्रिया है जो बिजनेस में लगातार प्रबंधकों को करनी होती ही है, और मूल्यांकन भी करना होता है कि उनके प्लान में अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार करते हैं। तो ये पूरा नियोजन की प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं इसमें एरो बने हुए हैं, यानी कि जो सीक्वेंस है वो यही रहना है। पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, फिर जो है परिसर का विकास होगा, विभिन्न विकल्पों की खोज होगी। ये सारी चीजें जो है एक क्रम में ही है बच्चों, इनका क्रम आप चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रबंध की जो प्रक्रिया है, नियोजन की जो प्रक्रिया है, माफ कीजिएगा, प्रबंध का पहला काम है नियोजन, और नियोजन की एक प्रोसेस है जिसे हम पढ़ रहे हैं। 7 स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं, आपको इनमें से किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया। कुछ हाँ ना तो बोलिए बच्चों, क्यों दुखी कर रहे हो आज? सर पूरी तरह से पढ़ नहीं पाया सर, मेरे में नेट प्रॉब्लम थी, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, अभी ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, आपने जितना सुना, जब से आपने ज्वाइन किया और जब से आपने सुनना शुरू किया, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया? वॉइस थी वॉइस भी क्लियर नहीं थी सर। सर ये इसीलिए बताओ, बस अभी जस्ट ये बताओ तुम लोग माइक को इतना कंजूसी से क्यों यूज करते हो? जरा सा बोलते हो फिर माइक ऑफ कर लेते हो, मतलब क्या खर्च हो जाएगा माइक में? कुछ खर्च हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं, माइक में लगा हुआ है हीरा मोती जवाहरात, जो नहीं खर्च हो जाएगा, कोई चुरा ले जाएगा, जो भी है वो आप ही का है। तो बोलिए, पूरी बात तो कम से कम हो जाए। आप जरा सा ऑन कर दो फिर आप बोल देते हो, क्या है ये समझ में नहीं आता है। मैंने कहा है कि प्लीज अगर शोरगुल नहीं है बैकग्राउंड में तो माइक और कैमरा ऑन रखिए, इसमें क्या दिक्कत है यार। खैर चलिए, नियोजन की प्रक्रिया में कोई बच्चा कुछ पूछना चाहेगा? इनका तो नेट ऑफ था या नेट गड़बड़ था, ताकि बच्चे बताएं। नहीं। नो सर। चलिए, प्लान क्या होता है? जैसे प्लानिंग तो एक प्रक्रिया थी, आपने पढ़ लिया, लेकिन जो
प्लानिंग आप करते हैं उसके लिए एक प्लान भी बनाते हैं। तो जो प्लान होते हैं ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो दो तरह के बच्चों प्लान होते हैं मुख्यतः। एक तो वो प्लान होते हैं जो वन टाइम होते हैं, एक ही बार बनते हैं, और सिंगल यूज प्लान उन्हें आप कह सकते हैं। वन टाइम प्लान भी कह सकते हैं, सिंगल यूज प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होते हैं जो कंटिन्यूइंग प्लान होते हैं, इन्हें स्टैंडिंग प्लान कहा जाता है। ये हमेशा के लिए लागू हो जाते हैं, हमेशा लागू भी रहता है। जो पहला प्लान का प्रकार है उसमें आता है उद्देश्य, व्यूह रचना, इसे स्ट्रेटेजी बोलते हैं। कार्यक्रम यानी प्रोग्राम, और बजट तो आप सुनते ही हैं। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में इन शब्दों के अर्थ कुछ अलग भी हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे अभी। और जो जारी योजनाएं होती हैं उनमें आते हैं कुछ रूल्स। रूल एक बार बनते हैं वो भी प्लान ही होते हैं। जब हम रूल बनाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे मैंने बोला कि लाइव क्लास में आपको अगर लगता है कि आप नहीं कैमरा ऑन कर सकते हैं तो मत जुड़िए। ये इसके रूल्स हैं, ये नियम हमेशा के लिए हैं। कैमरा ऑन रहेगा हमेशा परमानेंटली, क्योंकि हम यहाँ पर आपका बंद कैमरा नहीं देखना चाहते। आपको लाइव में रिकॉर्डेड वीडियो वैसे भी दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, माइक तो आपका परमानेंटली ऑफ ही रहता है, कैमरा भी अगर ऑफ हो गया तो पता ही नहीं चलता है कि आप पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, ठीक है, या खा रहे हैं या कुछ और करने चले गए। तो हम आपके लैपटॉप को पढ़ाने के लिए तो यहाँ नहीं बैठे हैं, ना ही आपके मोबाइल को पढ़ाने के लिए बैठे हैं। आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आपको दिखना चाहिए। तो ये नियम हो गया। अब ये नियम केवल आज के लिए नहीं है, ये वन टाइम नहीं है, सिंगल यूज नहीं है, ये स्टैंडिंग रूल हो गया, ये हमेशा के लिए लागू है। इसी तरह से पद्धति क्या होगी? पद्धति में जैसे मान लिया ये कहा कि सब एक आपका शेड्यूल आपको मिला है, टाइम टेबल जिसे बोलते हैं, जिसमें आपने जाना कि फला डे जो है लाइव क्लास होगी इस विषय की, और बाकी के दिन जो है व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप पढ़ेंगे। तो ये एक पद्धति हो गई, ठीक है। ये भी स्टैंडिंग प्लान का हिस्सा है। टाइम टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग प्लान, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे अभी आपने एक प्रोसेस सुनी 1 to 7 पॉइंट्स की। अब ये प्रोसेस तो हमेशा लग रहनी, इन्हीं सीक्वेंस में आपको काम करना है। पॉलिसीज भी जो होती है वन टाइम बन जाती है, फिर ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो आइए एक बार जो इस्तेमाल होने वाली योजनाएं हैं हम उनका थोड़ा सा जिक्र कर लें। जो एक बार इस्तेमाल होने वाली योजनाएं हैं उनमें पहला आता है ऑब्जेक्टिव्स। ये तो आप समझ ही गए कि इनका एक ही बार यूज होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी काम आपको करना होगा वही वो उसके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे। जैसे ही आपका दूसरा कार्य होगा जारी, आपका ऑब्जेक्टिव बदल जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव बदलता रहता है, कोई भी काम करने का बदलता रहता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव बदलने के साथ साथ आप पाते हैं कि आपके एक्शन भी बदलते हैं, आपका व्यवहार बदलता है, आपका सब कुछ, काफी चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होगा कि करना क्या है, यानी कि पाना क्या है, मंजिल क्या है, ठीक। मंजिल अगर तय हो गई तो डायरेक्शन तय हो जाती है कि ये मंजिल है, तो इस दिशा में जाना है, तो इस दिशा में जाने वाले कितने रास्ते हैं, यानी कि वही विकल्प कौन कौन से हैं। उनमें से शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट जो मार्ग होगा वही तो चुनेंगे आप, अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो उद्देश्य आपको दिशा दे देते हैं, डायरेक्शन दे देते हैं। पूर्वानुमान और अपने अनुभव के आधार पर प्रबंधक जो है वह लक्ष्य तय करते हैं। कुछ लोग मानते हैं यहाँ की प्रबंध जो होते हैं, प्रबंधक के द्वारा जो उद्देश्य तय किए जाते हैं वह एक बार इस्तेमाल होने वाली योजना है, और कुछ इसे यह भी मानते हैं कि ये जारी योजना है। लेकिन ज्यादातर का जो मत है वो यही है कि उद्देश्य जो है वह शॉर्ट टर्म के होते हैं। आपका उद्देश्य एक जैसा हमेशा नहीं रहता। आप समझिएगा जरा, जैसे अभी आप जो भी काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? इस लाइव क्लास में आप इसलिए जुड़े कि आप जो आज पढ़ाया जा रहा है, इस समय जो पढ़ाया जा रहा है वो आप सुन लें। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी ये उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद में कोई दूसरा उद्देश्य शुरू होगा, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव्स कंटिन्यूड नहीं होते। ज्यादातर उद्देश्य छोटे समय पीरियड के लिए होते हैं, कुछ कम टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। उद्देश्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि संस्था की प्रायोरिटीज, प्राथमिकता क्या है और भविष्य में वो करना कैसे है। अगर आप इसको परिभाषित करें तो कहा जाता है कि उद्देश्य जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक,
यानी कि विशिष्ट हो, जिसमें आपको पहले से तय हो कि क्या क्या करना है। मेजरेबिलिटी, उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिसको आप माप सकते हो। ये क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, गुणात्मक नहीं होना चाहिए, परिणामात्मक होना चाहिए। इसमें गलत लिख दिया है, परिणात्मक हो गया है, परिणामात्मक करेंगे, ठीक है। परिमाण होता है एक शब्द, परिमाणात्मक, माँ बढ़ा लीजिए, री के बाद माँ और उसमें बड़ा की मात्रा लगा लीजिएगा। इसका मतलब होता है क्वांटिटेटिव। परिमाण एक शब्द होता है, उसी में आत्मक जोड़ दिया जाता है। तो परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटेटिव। अगर क्वांटिटी में है तो ही आप उसे माप सकेंगे, मेजर कर सकेंगे। अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा आप उद्देश्य मत बना लीजिए जो आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए जो आपका लक्ष्य है। किस बात से प्रासंगिक होना चाहिए? जो आप हैं, जो आप करने वाले हैं, आपकी वर्तमान एग्जिस्टेंस से रिलेवेंट आपका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मान लिया मैं एक टीचर हूँ और मैं ये सोचूं कि मैं हाई कोर्ट में जज बनूंगा, तो ये उद्देश्य बहुत बकवास टाइप का होगा, क्योंकि मैं उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है ना। अगर मैंने 10 साल का एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस की हो तो मैं जो जजेस के लिए एग्जाम होता है उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, पीसीएस जे, अदरवाइज मैं कर ही नहीं सकता, मेरी एलिजिबिलिटी में नहीं आता। तो जो इररिलेवेंट है वो उद्देश्य नहीं हो सकता, ठीक है, वो मूर्खता हो सकती है खाली। टी से टाइम मतलब एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए उद्देश्य। उद्देश्य जो होगा वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए नहीं होता। कोई भी काम आप करते हैं वो उद्देश्य आपका टाइम बाउंड होता है। तो स्मार्ट होना चाहिए उद्देश्य, आपने देखा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड कैसे। दूसरी बात आती है कि स्ट्रेटेजी क्या होती है? व्यूह रचना। स्ट्रेटेजी बच्चों मिलिट्री से ये शब्द लिया गया है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आज आप जब कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे जो कंपटीटर्स हैं, यानी कि आपके जो प्रतिद्वंदी है, वह क्या करेंगे, आप उसका अनुमान पहले लगाते हैं और उनकी किसी एक्टिविटी का आप क्या प्रत्युत्तर देंगे, फिर आपके प्रत्युत्तर का वह क्या प्रत्युत्तर देंगे, उनके उस प्रत्युत्तर का आप क्या प्रत्युत्तर देंगे। ये कई सारे स्टेप्स में, ठीक है, आप पहले से ही सोच लेते हैं। तो ये एक गजब की मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि आप इसे एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा जाएगा। व्यूह रचना ये साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। आप पहले से ही साइकोलॉजिकली अपने प्रतिद्वंदी की सारी गतिविधियों को अनुमान लगा लेते हैं और अपनी भी गतिविधियां उसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे ये आप पहले से ही सोच लेते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजी। जैसे मान लिया आपकी जहाँ पे शॉप है, आपके बगल में या आपके सामने आपका कोई प्रतिद्वंदी वैसे ही शॉप खोल के बैठा है। अब आप लोगों में इंटेंस कंपटीशन चलता है। आपने ये सोचा कि आपका जो प्रतिद्वंदी है उसकी क्या साइकोलॉजी है। आपने क्या करा कि किसी दिन आपने सोचा कि अब हम क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट का जो है ऑफर शुरू करेंगे। तो आपको तुरंत ये सोचना होगा, अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कि अगर हम 10% डिस्काउंट करेंगे तो हमारा प्रतिद्वंदी क्या करेगा। हो सकता है कि वह भी 10% करे, या हो सकता है कि वह 12% डिस्काउंट का ऑफर लगा दे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो हमें हो सकता है कि 12% डिस्काउंट करना पड़े या हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हम कोई क्लियरेंस सेल के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं कि 10+5%। अब 10+5% देखने में ज्यादा लगती है। मान लिया उसने अगर 13% डिस्काउंट दी हो और अगर आप 10+5% लिखते हैं तो ये लगता है कि आपने ज्यादा डिस्काउंट दी है, जबकि डिस्काउंट उसी की ज्यादा है। अगर उसने 13% डिस्काउंट दिया है तो 13 रुपए का डिस्काउंट हो गया 100 पर। और अगर आपने 10+5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहले 10% की डिस्काउंट आएगी, फिर जो बचेगा उसका 5%। तो आप पाएंगे कि ये आपका 12% की आसपास ही कोई डिस्काउंट रह जाएगा, जबकि आप 12.5% मान लीजिए, जबकि आप लिख रहे हैं 10+5%। कहीं कहीं आप देखें 50% + 40% डिस्काउंट ऐसे करके लिखता है। इसका मतलब होता है 50% + 40%, यानी कि पहले 50% घटा लीजिए, जो बचेगा उसका 40%। तो ये सब स्ट्रेटेजी है। आप जब ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है कि जो है कोई और ऑफर दे दे। मतलब क्या ये प्राइस वार ही चलता रहेगा या क्या चलेगा। आप जब डिफरेंट कई सारे स्टेप्स में जाकर के पहले ही सोच लेते हैं तो इसे स्ट्रेटेजी कहा जाता है। युद्ध के स्थल पे
की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसको व्यूह रचना, आपने सुना होगा ना, चक्रव्यूह, महाभारत काल में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चक्रव्यूह द्रोणाचार्य ने बनाया था, अभिमन्यु या अर्जुन को जो है अपने जो है व्यूह रचना में फंसाने के लिए द्रोणाचार्य ने, और वो सफल भी हुए थे, जिसमें आप पहले ही जान लेते हैं कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, सब कुछ पहले से एनालिसिस करके बैठता है। और ये यहाँ तक आके कर लेगा लेकिन यहाँ आके अटक जाएगा, ये सब आप पहले से ही जान लेते हैं, इसको ही स्ट्रेटजी बोलते हैं। अगर आप यहाँ जो मैटर लिखा है इसको पढ़ना चाहें तो आप ये पाएंगे कि इसमें आप क्या करेंगे, जब व्यूह रचना करेंगे तो इसके डायमेंशंस में सबसे पहले आप दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे। ध्यान रखिएगा, व्यूह रचना जो होती है वो थोड़ा सा दीर्घकाल के लिए बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बनती, ठीक है। दीर्घकालीन लक्ष्यों का आप निर्धारण करेंगे, विशिष्ट क्रियाविधि को अपनाएंगे। कौन कौन सी क्रियाविधि रहेगी, उसमें से जो खास क्रियाविधि है जो आपको लगे कि स्पेसिफिक हो सकती है उसको आप अपनाएंगे, और जो आपका लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए डिफरेंट जो आपके सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका एलोकेशन करेंगे, उनका बंटवारा करेंगे, यानी कि उन्हें उपलब्ध कराएंगे। पहले लक्ष्य बना लिए, फिर क्रियाविधि बना ली, फिर सोर्सेज उपलब्ध करवा दिए, ठीक है। तो व्यूह रचना बनाने से पहले व्यवसायिक पर्यावरण का आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप व्यूह रचना बना सकेंगे। व्यूह रचना में आप सामान्य निर्णय जैसे कि क्या नए उत्पाद को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यदि बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए, अपने उत्पादों के लिए आप ग्राहक कैसे ढूंढेंगे, उत्पादों में परिवर्तन अगर करना है, जैसे जो पहले से चल रहे हैं उनके रंग में, उनके डिजाइन में, उनके आकार में, उनके स्वाद में, अगर वो खाने पीने की चीज है, ठीक है, तो आप क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, ये परिवर्तन करने पर उसके परिणाम क्या आएंगे, उनके परिणामों पर आपके बंधुओं का रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें जब आप पहले से सोच पाते हैं तो वही व्यूह रचना कहलाती है। व्यूह रचना बनानी ऐसी चाहिए जिससे प्रबंधक को हर स्तर पर लाभ हो। ये हाई ऑर्डर की इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसे टॉप लेवल मैनेजर्स ही तय करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कार्यक्रम प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब होता है, कार्यक्रम एक परियोजना का बड़ा विवरण होता है, डिटेल्ड उसका जो है डिस्क्रिप्शन होता है। ये आवश्यक उद्देश्य, नीति, कार्यविधि, नियम, मानवीय और भौतिक संसाधनों की पूरी रूपरेखा बना देता है। इसमें कार्यक्रम में संगठन की सारी क्रियाएं और नीतियां शामिल होंगी। व्यवसाय की कुल योजना में एक तरह से सहयोग करेंगे प्रोग्राम, ये सारी बातें यहाँ पर आएंगी। विस्तृत नीतिगत ढांचा जो होगा उसके अंतर्गत छोटी छोटी कार्यविधियां, उनके नियम और उनके बजट की गणना की जाएगी। आपने प्रोग्राम सुना होगा, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम बोलते हैं सरकार का, ठीक है, या अन्य विविध, जैसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहा गया, यानी कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम कहा गया, ठीक है ना। तो प्रोग्राम अपने आप में पूरा का पूरा जो है ढांचा होता है कि जो आपके लक्ष्य थे, जो स्ट्रेटेजी थी, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो किन किन स्टेप से होकर के करेंगे, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लान में आपने इतना पढ़ा। बजट तो आप सुनते ही हैं कि सरकार अगर बजट बनाती है तो एक बार बजट बनता है, उसका वही उपयोग हो जाता है, उसके बाद में वह अगली बार फिर बनता है, हर बार बनता है, हर साल बनता है। तो बजट भी सिंगल यूज होता है। इसमें आप अपने संसाधनों को देखते हैं और उन्हें कहाँ खर्च करेंगे ये देखते हैं। रोकड़ बजट, उत्पादन बजट, क्रय बजट, विक्रय बजट, ये सब इसी के उदाहरण। तो ये सिंगल यूज जो प्लान थे उनके टाइप आपने पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फिलहाल समय लगभग होने को है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना होगा। अगर कोई डाउट है तो आप अगली लाइव क्लास में जो वेडनेसडे को होगी उसमें आप फिर से पूछ सकेंगे। तब तक वीडियोस के माध्यम से आप चीजें पढ़ते रहेंगे। और